Welcome to P. Agarwal Editorials. Today, the first topic that we would be discussing is the dystopian side of Insta commerce. तो basically इसमें हम क्या बात करते हैं dystopian मतलब कि ऐसा कुछ कि जो कि स्टेट और या सोसाइटी जिससे कि injustice आ रहा हो तो injustice की साइड इंस्टा कमर्स की अब हम देखेंगे इस आर्टिकल में। तो इस आर्टिकल में हम क्या बात करते हैं एक्सप्लॉयटेशन इन ट्रेडिशनल लेबर मार्केट्स। तो हम ज़्यादातर देखते हैं अर्बन सेंटर्स में या कहीं पर भी हम ऐसे देखते हैं ना कि हर जगह पे एक चौक होता है, एक चौराहा सा होता है जहाँ पर डेली वेज वर्कर्स या मजदूर जिनको हम कह देते हैं वो रोज़ इकट्ठा होते हैं इस होप में कि आज कब उनको एम्प्लॉयर कोई आके हायर करे। तो जो हायरिंग प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि एक ऑक्शन सी लगती है, लोएस्ट वेज जो है वो जीत जाती है और जो मिडलमैन ठेकेदार है ये वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं बाय नेगोशिएटिंग की लोएस्ट पॉसिबल वेज जिस पे वो काम करें। अब इतने सारे वर्कर्स हैं तो उस पर डेस्पिरेशन में वो कम से कम ही पैसे लगते रहते हैं और काम करवाने के लिए। द गिग इकोनॉमी इज़ अ डिजिटल ठेकेदार। तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिजिकल यू नो मिडलमैन को हटा के गिग प्लेटफॉर्म में सॉरी यहाँ पर जी मिसिंग है, उन्होंने क्या किया फिजिकल मिडलमैन को हटा के एक डिजिटल लगा दिया है जिससे कि वर्कर एक्सप्लॉयटेशन और ज़्यादा हो रही है। कैसे कि वो क्या करते हैं कि वर्कर्स को मतलब ऐसे शो हो जाते हैं कि अच्छा इतने पैसे इस चीज़ के लिए, तो उन्हें लो पेइंग जॉब्स को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है ड्यू टू इकोनॉमिक डेस्पिरेशन। जो एल्गोरिदम है वो डिटरमाइन करता है क्या वेजेस हैं, कंडीशंस हैं, वर्कर के पास कोई बार्गेनिंग पावर इसमें होती ही नहीं है। इल्यूजन ऑफ चॉइस। तो गिग प्लेटफॉर्म्स क्लेम तो करती हैं कि वो काफ़ी फ्रीडम दे रही हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं, पर लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले रही हैं फेयर वेजेस की या सोशल सिक्योरिटी की। जो वर्कर है उनको आइसोलेट किया जा रहा है, वो कोई बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं कलेक्टिवली। अलग अलग में क्या ही वो बार्गेनिंग करेंगे, फिर डिजिटल में उन्हें इतना समझ भी नहीं आ रहा है और ना ही बेटर कंडीशंस डिमांड कर पा रहे हैं। कंज्यूमर सिर्फ अपनी कन्वीनियंस देखता है और वर्कर्स की स्ट्रगल नहीं देख पा रहा। डीह्यूमनाइजेशन ऑफ गिग वर्कर्स। तो जो वर्कर्स हैं उनको हार्श कंडीशंस में काम करना पड़ रहा है, बस 5 स्टार रेटिंग के पीछे अपना फ्यूचर वर्क संभालने के लिए काम कर रहे हैं बेचारे। नई सर्विसेज जैसे कि इंस्टामेज ये क्या करती हैं कि डोमेस्टिक हेल्प देती है एट एक्सट्रीमली लो वेजेस जैसे कि ₹49 पर आवर। जो वर्कर्स है वो डिमांड करते हैं अपनी डिग्निटी विद स्लोगन्स कि हमें रेटिंग नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। ऑब्वियसली द गवर्नमेंट्स इन एक्शन। तो राजस्थान ने लेजिस्लेशन पास करी जो गिग वर्कर प्रोटेक्शन इंक्लूडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड एक्सेस टू रियल टाइम वर्क डेटा। तो उसके रिलेटेड उसने लेजिस्लेशन पास करी, बीजेपी लेड गवर्नमेंट ने उसे रिफ्यूज़ कर दिया इम्प्लीमेंट करने के लिए। कर्नाटका में कांग्रेस गवर्नमेंट ने इनिशियली प्रॉमिस किया प्रोग्रेसिव लॉज पर लेकिन बाद में स्टॉल कर दिया बिजनेस अंडर कॉर्पोरेट प्रेशर। फिर कॉर्पोरेट की हिपोक्रेसी और पीआर टैक्टिक्स क्या हैं। जो टेक कंपनीज हैं पब्लिकली तो क्लेम करती हैं कि हाँ जी जी हम तो सपोर्ट करते हैं वर्कर्स को, हम उनके लिए एम्प्लॉयमेंट ला रहे हैं, हम उनको घर बैठे काम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको काम नहीं मिल रहा है वो आराम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख ले ये सब। पर लेकिन वैसे प्रोटेक्टिव लॉज के अगेंस्ट अब जो अर्बन कंपनी के फाउंडर हैं उन्होंने इंस्टामेट्स को एम्पावरिंग कह के एंडोर्स किया और प्राइवेटली उन्होंने गिग वर्कर्स प्रोटेक्शंस को अपोज किया। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि नेस्कॉम सीआईआई प्रेशर करती हैं गवर्नमेंट्स को टू क्लासीफाई गिग वर्कर्स एज पार्टनर्स रादर देन एम्प्लॉयज टू डिनाई देम द राइट्स। तो अब उनको एम्प्लॉयज भी ना कहो भाई, तुम उन्हें पार्टनर्स कह दो ताकि उन्हें राइट्स ही ना कोई मिल सके। द नीड फॉर चेंज। प्लेटफॉर्म बेस्ड जो गिग वर्क है ये एक मॉडर्न स्लेवरी है डिस्गाइज में। जो ट्रू प्रोटेक्शन है उसके लिए लॉस चाहिए जो कि फेयर वेजेस, ग्रीवियंस रिड्रेसल, सोशल सिक्योरिटी की बात करें। Public awareness and work resistance are key to ending this exploitation. नेक्स्ट आर्टिकल की हम बात करते हैं BSNL has been dialing the wrong consultant। तो इस आर्टिकल में क्या हम देख रहे हैं कि जो BSNL का रिवाइवल प्लान है और BCG's इन्वॉल्वमेंट। तो बेसिकली जो BSNL है उसने अपने रिवाइवल स्ट्रैटेजी के लिए BCG को हायर किया और BSNL ने उसको इतना ह्यूज अमाउंट पे करना था, लाइक although it's not I guess of much use but हाँ उसको इतना अमाउंट पे करना था। उसने कुछ मेजर स्टेप बताए जैसे कि वर्क फोर्स रिडक्शन, पर उससे हमें कुछ ज़्यादा फायदा दिख नहीं रहा। ग्रोइंग रिलायंस ऑन कंसल्टेंसी फर्म्स। तो बेसिकली हम इसमें बात करते हैं कैसे पब्लिक सेक्टर एंटिटीज जो है वो इंक्रीजिंगली आउटसोर्सिंग पे ध्यान दे रही है स्ट्रैटेजिक डिसीजंस के लिए फॉर कंसल्टेंसीज। सिमिलर ट्रेंड हमें फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में भी दिखा। कंसर्न्स अबाउट कंसल्टेंसी फर्म्स। तो अब
क्या है कि कंसल्टेंसी फर्म्स जब हम आउटसोर्स करते हैं तो उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो उनको तो पेमेंट मिल जानी है अपनी, चाहे सक्सेस हो चाहे फेलियर, उनकी स्ट्रैटेजीज, इरेशनल स्टेट कैपेसिटी। तो इससे एक्सटर्नल जब कंसल्टेंट्स पे हम डिपेंड होने लग जाते हैं तो इंटरनल एक्सपर्टीज और इनोवेशन ख़त्म हो जाती है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो कंसल्टेंट्स हैं वो मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं इंक्लूडिंग कॉम्पिटिटर्स, रेटिंग कंसर्न्स अबाउट बायसनेस ऑल्सो, देन मिसमैच विद पब्लिक सेक्टर गोल्स। तो जो स्ट्रैटेजीज हैं वो ऑफन प्रायोरिटाइज करती हैं कॉस्ट कटिंग ओवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये शॉर्ट टर्म में तो काम कर सकती हैं बट लॉन्ग टर्म में इनका फ़ायदा नहीं होता। अब जैसे कि बीएसएनएल की रूरल सर्विस ऑब्लिगेशंस, तो अगर बीसीजी ने बीएसएनएल को कहा कॉस्ट कटिंग के लिए वर्कफोर्स को कम कर दो, तो उससे बीएसएनएल की रूरल सर्विस पे कितना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा होगा। देन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इंस्टीट्यूशनल नॉलेज को लूज कर रहे हैं एज एक्सटर्नल फर्म्स स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग पे आ रही हैं। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो है वो डिपेंडेंट बनते जा रहे हैं। उनको एक इन हाउस सोर्सिंग डेवलप करना चाहिए ताकि काम ढंग से चल सके, कोई अकाउंटेबिलिटी तो होगी। फिर आउटसोर्सिंग क्या करता है, एक अनअकाउंटेबल पैरेलल ब्यूरोक्रेसी क्रिएट कर रहा है जिसका इन्फ्लुएंस पॉलिसीज पे विदाउट डेमोक्रेटिक ओवरसाइट। ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस क्या है फॉर स्ट्रॉन्गर पब्लिक एंटरप्राइजेस, हम इन्वेस्ट करें रिक्रूटिंग में, ट्रेनिंग टॉप टैलेंट विद इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जिससे कि एक कल्चर ऑफ इनोवेशन आए, इंटरनल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हो, एक्सटर्नल फर्म्स पर रिलायंस खत्म हो, और हम स्ट्रेंथन करें अपने पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को टू अलाइन विद देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रादर देन मार्केट ड्रिवन एफिशिएंसी। देन नेक्स्ट इज बिगर पिक्चर, तो बेसिकली यही है कि बीएसएनएल बीसीजी का केस हाईलाइट करता है ग्लोबल इशू इन गवर्नेंस और डिपेंडेंस कंसल्टेंसीज पे हटा के अपनी खुद की पर्सनल कंसल्टेंसीज बनानी चाहिए, ग्रुप्स बनाने चाहिए ताकि अकाउंटेबिलिटी रह सके। ट्रम्प एंड द साइलेंसिंग ऑफ अमेरिकाज यूनिवर्सिटीज़, तो इस आर्टिकल में हम क्या देखते हैं कि कैसे 1960-70s में, जैसे इसका थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं पहले कि 1960-70s के दौरान जैसे ह्यूमैनिटी सोशल साइंसेज ये सब ने चैलेंज किया वेस्टर्न मास्टर नैरेटिव्स को। फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर के जो लिटरेचर्स हैं वो उन्होंने प्रोमिनेंस गेन करना शुरू किया। इन्फ्लुएंशियल वर्क्स जैसे कि डिस्कोर्स ऑन कॉलोनियलिज्म, रेस्ट ऑफ द अर्थ, ओरिएंटलिज्म, इन सब ने करिकुला को शेप करना शुरू किया। ट्रम्प सप्रेशन ऑफ एकेडमिक फ्रीडम, तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, जो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स हैं जो प्रमोट कर रहे थे डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन, उनको टारगेट किया, उनको फंडिंग कम करी जिसके कारण एकेडमिक फ्रीडम जा रही है। राइज ऑफ फार राइट इन एकेडमिया, तो ट्रम्पिज्म ने एम्फेसिस किया वाइट सुप्रीमेसी, नेशनलिज्म, मिसोगानी पे, और सप्रेशन ऑफ लेफ्ट विंग रिसर्च रिफ्लेक्ट्स एन एफर्ट टू कंट्रोल नॉलेज प्रोडक्शन, तो नॉलेज प्रोडक्शन पे रोक लगाने की बात हो रही है। पैरेलल्स ड्रॉ फ्रॉम द पोस्ट इंडिपेंडेंस एकेडमिक मूवमेंट्स दैट रेजिस्टेड डोमिनेंट आइडियोलॉजीज। एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज एंड देयर इम्पैक्ट, अब 2017 में ट्रैवल बैन लगा दिया टारगेटेड मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज पे। फिर उसके बाद इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शंस रूटेड इन नेशनलिस्ट एंड पॉपुलिस्ट आइडियोलॉजी पर सी वाज xenophobic। फिर एंटी ग्लोबलाइजेशन स्टांस लिंक टू जॉब प्रोटेक्शन फॉर अमेरिकन बट फॉस्टर्स एक्सक्लूजनरी पॉलिसीज। तो यही चीज़ें हैं कि पहले मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ पे, फिर अमेरिकन के लिए जॉब प्रोटेक्शन के लिए एंटी ग्लोबलाइजेशन कर देना, कैसे लोगों को वापस बीच जैसे डिपोर्ट किया गया। क्लैम्प डाउन ऑन पैलेस्टीनियन स्टूडेंट्स एंड प्रोटेस्ट, तो ट्रम्प की पॉलिसीज़ ने प्रो पैलेस्टीनियन वॉइसेस को भी शांत कर दिया है। फियर ऑफ डिपोर्टेशन के कारण स्टूडेंट्स बोल नहीं पा रहे हैं। क्रैकडाउन जो है क्रिएट्स अ कल्चर ऑफ फेयर एंड रिप्रेशन इन एकेडमिक स्पेसेस। इम्पैक्ट ऑन एकेडमिक डिस्कोर्स एंड फ्री स्पीच, तो यूनिवर्सिटीज़ ट्रेडिशनली जो स्पेसेस होती थी क्रिटिकल थिंकिंग और डिबेट के लिए वो सप्रेशन फेस कर रही हैं। डर से नहीं बोल रहे हैं लोग, या फिर वहाँ पे वैसे फंडिंग कम करी जा रही है कुछ एक कोर्सेज में। तो इंटेलेक्चुअल्स जो है मस्ट काउंटर ट्रम्प्स आइडियोलॉजी दैट आइसोलेट्स कम्युनिटीज एंड प्रमोट्स नेशनलिज्म। सप्रेशन ऑफ क्रिटिकल रिसर्च लिमिट्स प्रोग्रेसिव आइडियाज एंड एकेडमिक रेजिस्टेंस। ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या है, जो ट्रम्प की नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है वो मिरर्ड है बाय राइट विंग मूवमेंट्स वर्ल्ड वाइड। राइट विंग मूवमेंट्स बेसिकली कि ट्रेडिशनल थिंकिंग पे जाना। थ्रेट्स टू एकेडमिक फ्रीडम एक्सटेंड बियॉन्ड द यूएस, इम्पैक्टिंग डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स ग्लोबली। फिर कुछ स्कॉलर्स का है कि तो ये और आर्ग्यू करते हैं डब्ल्यू डू बॉयस कि स्कॉलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रेजिस्ट ऑपरेशन एंड प्रमोट सोशल जस्टिस।
तो कंक्लूजन यही है कि जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ हैं वो कैसे एकेडमिक फ्रीडम, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स और डेमोक्रेसी को वो मतलब थ्रेटन कर रही हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ को एक फ्री स्पीच और रेजिस्टेंस के लिए वो रहना चाहिए और डाइवर्स नैरेटिव्स को फॉस्टर करना चाहिए। थैंक यू।